गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और आज मैं फिर से एक बार आप लोगों के सामने हाजिर हूँ अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बहुत सारी चीजें कवर की हैं, तो आप अगर उसको क्रोनोलॉजी में नहीं देखेंगे तो आप कुछ भी नहीं समझ पाएंगे। आप हर लेक्चर को आपको देखना होगा। खैर, आज हम लोग कुछ लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे, और उससे पहले मैं दो बातें कहना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कि आप सबको नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। जो शक्ति की अधिष्ठात्री देवी है हमारी, जो माँ दुर्गा है, उनका अभी नवरात्रा चल रहा है। गजब की एनर्जी होती है अभी इन 9 दिनों में। गजब की एनर्जी आप इन्वायरमेंट में फील कर सकते हैं, आप हर जगह फील कर सकते हैं। उसको एब्जॉर्ब कर लीजिए और उसको कंस्ट्रक्टिव कामों में लगा दीजिए। दूसरी बात कि असम से कुछ बच्चों के अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, तो मैं उनको स्पेशली धन्यवाद करना चाहता हूँ। काफी दिनों तक, 1.5 से 2 साल तक मैंने वहाँ के बच्चों की भी सेवा की है, तो अब मेरा वीडियो वहां तक भी पहुंच रहा है और काफी अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं। उनसे काफी एनर्जी मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं। और हम लोगों ने पिछले लेक्चर में जहां खत्म किया था, तो वी विल स्टार्ट ड्राइंग सम लेविस डॉट स्ट्रक्चर। बहुत ही आराम से और ध्यान से देखने की आवश्यकता है कि हम लोग ड्रॉ करना चाहते हैं लेविस डॉट स्ट्रक्चर। थोड़ा ज्यादा डार्क है, चलिए थोड़ा सा लाइट यूज करते हैं यहाँ पर। तो मान लीजिए कि हमको किसी ने कहा कि H2S2O8 का हमें LDS ड्रॉ करके दो। आपको सारे रूल्स पता है। द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम विल बी द सेंट्रल एटम। तो यहाँ पर हाइड्रोजन कैन नेवर बी द सेंट्रल एटम, तो आपने सल्फर को चुना। अब याद करिए कि बेसिक कॉन्सेप्ट कितने आवश्यक हैं। मैक्सिमम वैलेंसी ऑफ सल्फर मेरे बच्चों, आप कहेंगे सर 6 होती है, सबको पता है। तो आपने 6 इलेक्ट्रॉन इसके आजू बाजू ड्रॉ कर लिए, अच्छी बात है सर। अब एक सेंट्रल एटम नहीं है, यहाँ पर दो है, दोनों तो सल्फर ही है, तो आप दूसरा सल्फर भी यहाँ ड्रॉ करेंगे। और हम हिट एंड ट्रायल लगा रहे हैं। मैंने आपको रेडॉक्स चैप्टर का भी वीडियो पूरा दे दिया है। वहां पे हमने नंबर ऑफ पेरोक्सी लिंकेज काउंट करना सीखा था, लेकिन अभी इसमें वो नहीं लगाना होता है। रूल्स आर रूल्स। यू आर ड्रॉइंग द लेविस डॉट स्ट्रक्चर ओनली बाय यूजिंग हिट एंड ट्रायल मेथड, माइंड इट। कि आप सिर्फ हिट एंड ट्रायल मेथड लगा करके ही ये काम करते हैं। आपने बोला अच्छी बात है सर। अगर हम यहाँ पर देखें तो ऑक्सीजन की संख्या 8 है, और चूंकि एक एसिड है तो हाइड्रोजन पक्के से ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो इधर देखिए, इस वाले इलेक्ट्रॉन को यूज करते हुए मैंने दोनों हाइड्रोजन को उसका जगह दिखा दिया। ऑक्सीजन है, 6 इलेक्ट्रॉन इसके भी है, क्योंकि OS से टीपो ग्रुप 16 होता है, सबके 6 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ भी देखिए ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा हो गया। अब 2 यहाँ पर आ गए, 2 यहाँ पर आ गए। यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन, और यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन, ये सिंगलेट इसका भी पूरा हो गया, यहाँ इसका ऑक्टेट पूरा हो गया। तो सर ये आप कैसे कर पा रहे हो? जब आप थोड़ा सा मेहनत करोगे थोड़े दिनों तक, तो आप भी ये सब कर पाओगे। इसको कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड, कि सल्फर की मैक्सिमम वैलेंसी का कॉन्सेप्ट यूज करते हुए हमने सल्फर के सारे इलेक्ट्रॉन्स को ड्रॉ किया, और जो जहां पर एडजस्ट हो सकता था कुछ इस तरह कि द फॉर्मल चार्ज ऑन ईच एटम मस्ट बी 0। आपने बोला कि सर इस सल्फर का कैलकुलेट करके दिखा दो। मैं दिखा देता हूं कि आपको मैंने बोला था कि जो वैलेंसी होती है VE माइनस NBE, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 2। मैक्सिमम वैलेंसी सल्फर की 6 माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। सल्फर के चारों तरफ से देखिए आप, एक भी ऐसा इलेक्ट्रॉन नहीं है जो बॉन्डिंग में नहीं है। आंसर विल बी 0। सल्फर के पास अभी कितने इलेक्ट्रॉन है बॉन्डिंग में? तो बॉन्ड गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6। तो 6 बॉन्ड है, मतलब 12 इलेक्ट्रॉन है। तो 12 डिवाइडेड बाई 2, आंसर है 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब इस सल्फर पे 0 फॉर्मल चार्ज है, और ये सल्फर इसका आइडेंटिकल है, जैसा ये है वैसा ही ये। तो ये इस पे भी 0 फॉर्मल चार्ज है। तो आपने कहा कि सर हम लोग ऐसा कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। अगर मान लीजिए कि हमारे पास एग्जांपल हो, कोई बोले कि सर H2SO4 का, सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं इसको, आप में से हर एक बच्चा इसका नाम तो जरूर सुना होगा। तो हम इसका कैसे ड्रॉ करें सर? हमने कहा कर लो, बहुत आसान है। आपने कहा करके दिखाइए। तो हम यहाँ पर सल्फर लेंगे, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, OH, और इधर भी OH। देख लीजिए आप, ये सल्फर का 6 ही इलेक्ट्रॉन हमने यूज किया है। फिर से फॉर्मल चार्ज यहाँ सल्फर पे 0 है, आप चाहे तो काउंट भी कर सकते हैं। अगली बात कि सर अगर हमको इसमें कोई पूछे कि सर क्या कोऑर्डिनेट बॉन्ड का कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा, तो मैंने आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड सेपरेटली नहीं पढ़ाया, क्योंकि पढ़ाने की जरूरत नहीं है। आपको बीच बीच में मैंने पूरा कोऑर्डिनेट बॉन्ड सिखा दिया है कि जब भी किसी एटम का अपना पेट भर जाता है, तो वो सिंगलेट के थ्रू या वो डबल इलेक्ट्रॉन एक बार में ट्रांसफर करता है। बहुत ही गौर से देखिएगा क्या बता रहे हैं सर। देखो, जैसे H2SO4 है, तो आपने सल्फर बनाया और सल्फर के चारों तरफ 6 इलेक्ट्रॉन बना दिए, जो कि सल्फर की मैक्सिमम वैलेंसी है। द कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमम वैलेंसी इज यूज्ड in the chemical bonding, and the concept of general valency is used in the criss cross method of compound formation। अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं, प्लीज जा करके देखिए,
नहीं तो हमेशा हवा में पढ़ाई होती रहेगी आपकी केमिस्ट्री की, आपको कॉन्सेप्ट्स नहीं बनेंगे कभी। आपने कहा ठीक है। अब देखो यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन थे हमारे पास, और हमने जैसे ही OH और इधर OH जोड़ा, अब किस किस का ऑक्टेट पूरा हो गया, तो आपका कहना है कि सर ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट पूरा हो गया, 2 2 4 2 6 2 8, इस ऑक्सीजन का भी 2 2 4 2 6 2 8, और सल्फर का भी ऑक्टेट पूरा हो गया। कैसे सर, आप देखिए इधर 2 2 4 2 6 और 2 8। अच्छा सर, जैसे ही किसी एटम का अपना ऑक्टेट पूरा होता है, अपना पेट भरता है, उसके अंदर एक टेंडेंसी, सिंपल सी बात है ना भाई, आपके घर में कोई है, आपके साथ उसका कनेक्शन है, तो जो सेंट्रल एटम है वो घर का गार्जियन है, इनका इन सब के साथ कनेक्शन है, इसका अपना पेट भर चुका है, तो अब ये क्या करेगा, इसके अंदर एक सेंस पैदा होगा कि भैया कंप्लीट ट्रांसफर से भी, सॉरी कंप्लीट ट्रांसफर नहीं, मतलब शेयरिंग वाया ट्रांसफर कहते हैं इसको, शेयरिंग ही हो रही है लेकिन ट्रांसफर के सेंस में। कैसे सर, तो ऐसे भी बना सकते हो कि यहाँ पे ऑक्सीजन था जिसकी मैक्सिमम वैलेंसी 6 थी, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड से ट्रांसफर कर देगा। आपने कहा ठीक है सर, मैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड सेपरेटली भी पढ़ा दूंगा, अभी बस खाली इसका इस्तेमाल लिखिए। अपना ऑक्टेट पूरा होने के बाद एटम ट्रांसफर कर देता है, कौन सा एटम, ऑक्सीजन क्यों नहीं ट्रांसफर कर रहा है, क्योंकि वो सेंट्रल एटम नहीं है, एटम्स आर कनेक्टेड टू द सेंट्रल एटम। आपने बोला दूसरा ऑक्सीजन, तो दूसरा ऑक्सीजन देख लीजिए आप बहुत आसानी से यहाँ पे ट्रांसफर। तो सल्फर का ये स्ट्रक्चर सही है या ये सही है, दोनों सही है सर, दोनों सही है। अच्छा, अगर ये दोनों सही है तो क्या सडगेन का कॉन्सेप्ट गलत था, आपने बोला सडगेंस और सगडेंस, तो सगडेंस कॉन्सेप्ट के अनुसार मैंने आपको बताया था कि जैसे ही किसी भी एटम का अपना ऑक्टेट पूरा होगा, वो ट्रांसफर करना शुरू कर देगा सिंगलेट से। तो क्या सर ये स्ट्रक्चर सही है, 2 2 4 2 6, और क्या सर ये स्ट्रक्चर सही है, मेरा जवाब है बिल्कुल सही है बच्चों, खासतौर से जो जेई की तैयारी करते हैं। यू नीड टू गो थ्रू ऑल ऑफ दिस, दीज आर द कॉन्सेप्ट्स, यही सीखना तो केमिस्ट्री सीखना है। केमिस्ट्री के अंदर मेरी एक बात लिख के रख लीजिएगा, यू विल फील, यू विल लर्न, यू विल मेमोराइज द थिंग फर्स्ट, तब आपको वो समझ में आएगा। बाकी सब्जेक्ट में क्या है, पहले आप समझते हैं तब उसको याद करते हैं, इसमें आप थोड़ा याद करने की कोशिश करिए, फिर चीजें आपको समझ में आने लगेंगी। द मैकेनिज्म इज लाइक दैट ओनली। आपने कहा बढ़िया बात है सर। और देखिए सगडेन कॉन्सेप्ट के हिसाब से ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाऊं तो ऐसा दिखेगा, और सिंपल कोवेलेंट बॉन्ड बनाऊं तो ऐसा दिखेगा। तो आप जितने भी स्ट्रक्चर हैं दुनिया के, दुनिया भर के स्ट्रक्चर आप एलडीएस सब बना सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आपको सिर्फ सेंट्रल एटम चुनने आना चाहिए, उसके चारों ओर उसके मैक्सिमम वैलेंसी बनानी चाहिए, बात खत्म। आज का हमारा लेक्चर इसके बारे में है ही नहीं। आज जो लेक्चर हम लोग पढ़ने वाले हैं काफी कॉन्सेप्चुअल और काफी बेहतरीन है। और केमिस्ट्री के अंदर जो सबसे बड़ा दिक्कत है वो आपको यहाँ पर नहीं होने वाला है। आपने कहा कौन सा दिक्कत सर, ये जो दिक्कत की बात मैं कर रहा हूं आपसे, वो दिक्कत है कि गलत गलत बात या कोई भी रॉन्ग कॉन्सेप्ट बच्चों के दिमाग में डाल देना, जिसको जैसे मन होता है वैसे पढ़ा देता है। जब आप 3 4 किताबें पढ़ोगे ना, तब पिक्चर थोड़ा सा ज्यादा क्लियर होता है। मैं आपको बताता हूँ मैं क्या बात करूँ। जैसे एक कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है वैलेंस बॉन्ड थियरी। आपने कहा कि ठीक है सर, वैलेंस बॉन्ड थियरी कहाँ से शुरू होगा और देखिएगा कि कहाँ जा करके खत्म होगा, आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। आपने कहा ठीक है, वीवीटी। अगर मैं कहूँ कि इसको प्रपोज्ड किसने किया था, इसमें वैसे जाना नहीं चाहिए हमें, बट एक फील आती है, एक आप जुड़ाव महसूस करते हैं टॉपिक के साथ। प्रपोज्ड बाय हिटलर एंड लंदन। आपने कहा सत्य है सर, 2 आदमी था जिसके आपने पढ़ा होगा डिस्पर्सन और लंदन फोर्सेस, तो इन्हीं के नाम पे उसको लंदन फोर्स कहा जाता है, वीक फोर्सेस को, वो बाद में देखेंगे। पहले प्रपोज्ड बाय हिटलर एंड लंदन, बट इसको, इस कॉन्सेप्ट को एक्सटेंड किया, एक्सटेंडेड बाय 3 4 साल के बाद 2 और साइंटिस्ट आए, एक का नाम था पॉलिंग साहब एंड ये है स्लेटर साहब। अगर आप कभी बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ें तो आप स्क्रीनिंग और शील्डिंग नाम का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, उनको देने वाले थे स्लेटर साहब, और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पॉलिंग साहब ने दी थी। तो आपने कहा अच्छी बात है सर, ये कॉन्सेप्ट कहता क्या है, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, बहुत प्यारा, देखिएगा क्या कहता है। ये कहता है कि it conceptualizes it conceptualizes that orbitals containing electron overlap
टू फॉर्म बॉन्ड, ओवरलैप टू फॉर्म बॉन्ड। आपने कहा सर अच्छी बात है सर, बड़ा कुछ कुछ अच्छा अच्छा सा फील हो रहा है, क्योंकि हम लोग जानते हैं सर कि ऑर्बिटल क्या होता है। अगर आपसे कोई पूछे तो ऑर्बिटल होता है a region in three-dimensional space, in a region in three-dimensional space where the probability of finding an electron is maximum. Probability of finding an electron is maximum. अच्छा, तो ऑर्बिटल के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी यानी संभावना मैक्सिमम है, वो थ्री डायमेंशनल स्पेस एटम के अंदर जहाँ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे ज्यादा है, क्योंकि हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन को एक पार्टिकल के साथ एक वेव भी माना है, और एक वेव क्लाउड को जन्म देता है। आपने सुना होगा कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड, मैंने आपको काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया था, पिछले वीडियोज में देख भी सकते हैं। तो ऑर्बिटल ओवरलैप करता है, कौन सा ऑर्बिटल करता है? जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं टू फॉर्म बॉन्ड। अच्छा सर, अभी तक आप बता रहे थे सर कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग करता है, आज आप कह रहे हो कि ऑर्बिटल के ओवरलैप से बॉन्ड बनता है। तभी तो मैंने बोला कि हर कॉन्सेप्ट पिछले वाले कॉन्सेप्ट को गलत साबित नहीं कर रहा है, ये बस उसको रिफाइन कर रहा है और बेहतर समझाने का प्रयास कर रहा है। देखिए कैसे, पहले तो आप इस बात को समझ जाइए कि अगर ऑर्बिटल का जो ओवरलैप है, पहला बात तो ये है कि यहाँ पर दो तीन चीजें हैं कि आपको दो चार टर्म समझने होंगे। यहाँ पर एक टर्म आएगा पार्शियल ओवरलैप। कभी भी दो ऑर्बिटल एक दूसरे के अंदर कंप्लीट ओवरलैप नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं सर? मान लीजिए कि ये एक एस ऑर्बिटल है और ये दूसरा एस ऑर्बिटल है, तो इन दोनों का न्यूक्लियस भी तो है। अगर ये एक दूसरे के ऊपर कंप्लीट ओवरलैप करेगा तो न्यूक्लियर रिपल्सन विल कम इनटू पिक्चर। इसलिए ये दोनों अगर ओवरलैप करेंगे तो ये आपको ओवरलैप के बाद कैसे दिखेंगे? तो आप कहेंगे कि सर पार्शियल ओवरलैप ऐसा दिखेगा, ये आपका ओवरलैपिंग एरिया हो गया। अगर पी ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे तो कुछ इस तरह से आपस में ओवरलैप करेंगे, ये आपका ओवरलैपिंग एरिया हो गया। इसी को हम डिटेल में देखने वाले हैं। सबसे पहला लाइन, इट कॉन्सेप्चुअलाइजेस दैट ऑर्बिटल्स कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन्स ओवरलैप टू फॉर्म बॉन्ड। आपने कहा कैसे? मैं दिखाता हूं आपको। चलिए पहले तो धीरे धीरे से आगे बढ़ेंगे, आराम आराम से। मैं टॉपिक और हेडिंग लिखा रहने देता हूं, आगे की कहानी धीरे धीरे करते हैं। देखिए फिजिक्स या जो फिजिकल फेनोमेना है उसकी समझ भी थोड़ी सी आपको लगेगी टू अंडरस्टैंड केमिस्ट्री, क्योंकि केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों के अंदर ही आप प्योर साइंस, प्योर फोर्स का इंटरेक्शन पढ़ते हो। देखो क्या बात कर रहा हूं मैं। आपने कहा कि सर मान लीजिए कि हमारे पास ये एटम है एक हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, बहुत ध्यान से सुनिएगा, इससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इस एटम के अंदर ये मैं जो छोटा सा बना रहा हूं, देखो इसको समझना कि मैं बोर्ड पे आपको दिखे इसके लिए थोड़ा बड़ा बना देता हूं, बट ये है न्यूक्लियस, ये पूरा एटम नहीं है। दिस इज योर न्यूक्लियस, दिस इज योर न्यूक्लियस एंड दिस इज द एटम। दिस इज वन हाइड्रोजन एटम एंड दिस इज सेकेंड वाला हाइड्रोजन एटम। बहुत ध्यान से देखिएगा मेरे बच्चों, थोड़ा सा बड़ा न्यूक्लियस बनाया है, कुछ आपको दिखाना है इसीलिए। आपने कहा अच्छी बात है सर। अब इन दोनों एटम को बॉन्ड बनाना है और इनके ऑर्बिटल्स को ओवरलैप करना है, मतलब इनके बीच में कुछ अट्रैक्शन होना चाहिए, जैसे एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को अट्रैक्ट करता है। आपने कहा तो अगर मैं देखूं तो यहां पर अगर इसके अंदर जो स्पिन का डायरेक्शन है वो देखिए, अगर क्लॉकवाइज है तो इसके अंदर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होना ही चाहिए। The orbital spin must get cancelled out for the formation of a covalent bond. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, the orbital spin must get cancelled out। जो पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, must get cancelled out for the formation of a covalent bond। अच्छा सर, अगर ये नहीं हुआ, मान लीजिए कि आपको पता है कि चार्ज पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन मोशन में है तो अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। ये वाला इलेक्ट्रॉन उसके ऑपोजिट रोटेशन में अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। इसका क्लॉकवाइज डायरेक्शन की वजह से अगर पॉजिटिव सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अर्थात मान लीजिए साउथ पोल जनरेट हुआ, तो इसके रोटेशन की वजह से नॉर्थ पोल जैसा अट्रैक्शन जनरेट होगा और दोनों मिलकर के आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ध्यान से सुनिएगा, न्यूक्लियस भी अपने एक्सिस के ऊपर स्टेशनरी नहीं है, न्यूक्लियस भी अपने एक्सिस के ऊपर क्या कर रहा होता है? स्पिन कर रहा होता है। जैसे अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ सारे प्लैनेट्स
रिवॉल्व कर रहे हैं, तो अर्थ क्या रुकी हुई है क्या? सॉरी सॉरी, सन है। तो सन के चारों तरफ सारे प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं, तो क्या सन स्टेशनरी है? नहीं, सन भी क्या कर रहा है? कंटिन्यूअसली रोटेट कर रहा है। द सन इज ऑल्सो रोटेटिंग ऑन इट्स ओन एक्सिस। आपने कहा ठीक है, अच्छी बात है सर। अगर अर्थ की बात करें तो अर्थ के चारों तरफ सैटेलाइट रोटेट कर रहा है, अर्थ भी स्पिन कर रही है अपने एक्सिस पे। तो न्यूक्लियर स्पिन भी होता है। अगर न्यूक्लियर का स्पिन देखिए क्लॉकवाइज है, तो इसका एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए। अगर नहीं है तो क्या सर बॉन्ड नहीं बनेगा? बनेगा। यहां देखिए, द ऑर्बिटल्स मस्ट गेट, द ऑर्बिटल स्पिन मस्ट गेट कैंसिल्ड आउट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड। आपने कहा ठीक है सर, मतलब एक का अगर ऊपर की तरफ स्पिन है इलेक्ट्रॉन का, तो दूसरे इलेक्ट्रॉन का नीचे की तरफ होना चाहिए, जिसको स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हम +½ या -½ से डिनोट करते हैं। आपने कहा ठीक है। अगर हम यहाँ देखें, बहुत ही प्यार से देखने की जरूरत है, तो अगर हम यहाँ बोले कि द न्यूक्लियर स्पिन में और मे नॉट बी कैंसिल्ड आउट, मे नॉट बी कैंसिल्ड आउट, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड, ये आवश्यक नहीं है कि न्यूक्लियर स्पिन भी क्या हो जाए, द न्यूक्लियर स्पिन मे और मे नॉट बी कैंसिल आउट। अगर कैंसिल आउट हो जाता है तो सोने पे सुहागा है, वेल एंड गुड। अगर नहीं भी होता है फिर भी कोवेलेंट बॉन्ड बनने में कोई दिक्कत नहीं है। अब ये दोनों का एक दूसरे की तरफ आएंगे, दोनों हाइड्रोजन, और चूंकि इनका मैग्नेटिक फील्ड का सेंस ऑपोजिट था, तो जो बना था वो अट्रैक्टिव नेचर का था। देखिए ये आपको मिल गया ओवरलैप का एरिया। आपने कहा ठीक है। अगर हम इसको दूसरे तरीके से बनाइए, यहाँ पे न्यूक्लियस है, देख लीजिए ये यहाँ पे न्यूक्लियस है, ये है केस 1। अब इसमें मैं क्या बोल रहा हूँ कि आपका इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर स्पिन भी कैंसिल आउट हो रहा है और इलेक्ट्रॉनिक स्पिन भी कैंसिल आउट हो रहा है। तो इस केस में इसका नाम हो जाता है पैरा हाइड्रोजन। ये मॉलिक्यूल का नाम है। The H2 molecule is called para hydrogen in that case। जैसे आपने पढ़ा होगा आइसोटोप, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ। H11, H12 एंड H13 प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिशियम की बात नहीं हो रही है। यहाँ H2 मॉलिक्यूल के भी 2 टाइप हो जाते हैं। आपने कहा अच्छी बात है सर, ये तो पता नहीं था। बहुत कुछ नया सीखना। जैसे देखिए, इसी का एक और मैं अगर रिप्रेजेंटेशन बनाऊं तो आपने बुक्स में ऐसा बना हुआ देखा होगा, एक का स्पिन ऊपर दूसरे का नीचे। तो ये आप ऑर्बिटल को ओवरलैप के सेंस में भी दिखा सकते हैं और ऐसे भी दिखा सकते हैं। एटलीस्ट 33% एरिया मस्ट बी गोइंग अंडर द ओवरलैप फॉर द इफेक्टिव बॉन्ड फॉर्मेशन। याद करिए, अगर 42 किलो जूल से कम एनर्जी रिलीज हो रही है फॉर 1 मोल ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन, तो दैट बॉन्ड विल नॉट बी कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। और जब केमिकल बॉन्ड आप कह ही नहीं सकते हो तो बॉन्डिंग का फायदा क्या है? स्टेबिलिटी तो आनी चाहिए भैया मॉलिक्यूल में। जब एटम था तब भी वो अनस्टेबल था, मॉलिक्यूल वाला फिर भी अनस्टेबल है। एटम्स फॉर्म बॉन्ड टू गेन स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऐसे ही आएगी कि उसका इलेक्ट्रॉनिक स्पिन कैंसिल आउट हो गया। यहां तो बहुत ही बढ़िया बात है, इलेक्ट्रॉनिक स्पिन भी कैंसिल आउट हो गया और न्यूक्लियर स्पिन पे आपने कहा अच्छी बात है सर। तो ये पैरा हाइड्रोजन। अगर मान लीजिए कि मैं आपसे पूछूं कि क्या ऐसा हो सकता है सर कि 2 एटम हो और दोनों का इलेक्ट्रॉनिक स्पिन तो कैंसिल आउट हो जाए, लेकिन जो उसका न्यूक्लियर स्पिन है वो सेम डायरेक्शन में रहे और कैंसिल आउट ना हो। देखिए न्यूक्लियस का, इसका भी क्लॉकवाइज, इसका भी क्लॉकवाइज। तो बहुत प्यार से सुनिएगा कि हाँ सर कोवेलेंट बॉन्ड पक्का बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और इस फॉर्म में जब हाइड्रोजन होता है तो इसको हम कहते हैं ऑर्थो हाइड्रोजन। और ऑब्वियस सी बात है कि ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी, तो हमेशा याद रखिएगा पुलिस स्टेशन, पैरा स्टेबल, पैरा स्टेबल। पैरा फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन इज मोर स्टेबल बिकॉज along with the न्यूक्लियर स्पिन या along with the इलेक्ट्रॉनिक स्पिन, न्यूक्लियर स्पिन इज ऑल्सो गेटिंग कैंसिल्ड आउट। चूंकि इलेक्ट्रॉनिक स्पिन के साथ न्यूक्लियर स्पिन भी कैंसिल आउट हो जाता है, वेल एंड गुड है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर ऐसा नहीं भी होता है तो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर न्यूक्लियर स्पिन है भी, ऑब्वियस सी बात है कि ऑर्थो हाइड्रोजन इज मोर रिएक्टिव देन पैरा हाइड्रोजन, क्योंकि ऑर्थो हाइड्रोजन के अंदर अभी भी न्यूक्लियर स्पिन बाकी है। आपने कहा अच्छी बात है सर। तो पहली बात जो हम लोगों ने सीखी इस बैलेंस बॉन्ड थियरी के अंदर, पहला बात, एकदम पहला बात कि सर देखो मैं लिख देता हूं, इसको जरा लिखने की जरूरत है थोड़ा सा अच्छे से। नोट्स आप लेकर के बनाएं, कॉपी लेकर के बैठें। अगर आप टारगेट के बच्चे हैं तो आप रिवीजन के पर्पज से देख रहे हैं, तब आपको कोई जरूरत नहीं है। जहां जरूरत हो वीडियो को पॉज कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा। VBT was proposed by Hitler and London
एंड इट वाज एक्सटेंडेड बाय या रिफाइंड बाय कई बार बोला जाता है, पॉलिंग एंड स्लेटर। अब स्लेटर और पॉलिंग साहब का क्या कंट्रीब्यूशन था? उन्होंने कहा कि सर आपने अच्छा कहा कि ऑर्बिटल के ओवरलैप के कारण बॉन्ड बनता है, ऑर्बिटल के ओवरलैप के कारण बॉन्ड बनता है। ओवरलैप कितना, क्या, कैसे, वो अभी देखने वाले हैं। तो आपने कहा ठीक है। मैंने आपको कहा अभी जो हम लोगों ने अभी सीखा है उसकी समरी अगर आप नोट करना चाहें, पहला, ऑर्बिटल्स containing electron overlap partially to form bond। अब देखिएगा इसमें क्या क्या सुधार किया जाएगा पॉलिंग और स्लेटर के द्वारा। पहला बात यह है। सेकेंड, मैंने आपको बोला कि ओवरलैप का जो एरिया है, ओवरलैप एरिया मस्ट बी ग्रेटर देन 33%। 33.33 लिखता, बट 33 भी ठीक है। थर्ड बात, और क्या है बात सर, और क्या बात? तो लास्ट में जो हम लोगों ने भी पढ़ा है कि द इलेक्ट्रॉनिक स्पिन मस्ट गेट कैंसिल्ड आउट। कौन सा स्पिन कैंसिल आउट हो जाना चाहिए? इलेक्ट्रॉनिक स्पिन मस्ट गेट कैंसिल्ड आउट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड। आई थिंक यू आर क्वाइट कंफर्टेबल विद दीज 3 पॉइंट्स। आपने कहा कि अच्छी बात है सर। अब आते हैं भैया उछलते कूदते हुए कौन, अब आते हैं पॉलिंग और स्लेटर इसमें, और उन्होंने थोड़ा सा इसको मैथमेटिकल टर्न दिया। कैसे क्या किया बताता हूं मैं। उन्होंने कहा कि सर ऑर्बिटल का ओवरलैप दो तरीके से हो सकता है। जिन लोगों को नहीं पता है या स्ट्रक्चर ऑफ एटम नहीं पढ़े वो सीख लें। इसको कहते हैं एस ऑर्बिटल। ये एस ऑर्बिटल का शेप है, स्फेरिकल इसका पूरा नाम होता है। उसके बाद देखिए, दिस इज योर पी ऑर्बिटल, दिस इज योर पी ऑर्बिटल, डम्बेल शेप का होता है, डम्बेल शेप का होता है। और यहां पर देख लीजिए, दिस इज कॉल्ड नोड। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 है। जैसे आप नोड से राइट में और लेफ्ट में जाते हैं बढ़ती है। आपने कहा कि सर एक तरफ पॉजिटिव वेव फेज होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, एक तरफ निगेटिव वेव फेज होता है। आपने कहा कि सर इससे फेज क्या हम लोग अभी पढ़ना चाहिए? नहीं, ये वेव आपको एक चैप्टर है फिजिक्स के अंदर, वहां फिजिक्स वाले सर आपको काफी अच्छे से समझाएंगे कि फाई क्या होता है। जैसे मान लीजिए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव से किसी वेव को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ओमेगा क्या होता है, टी क्या होता है, ओमेगा टी साथ में क्या होता है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, एंड ऑल। अभी हमारा काम बस इतना ही, हमको ये पता हो कि ये एस ऑर्बिटल है, ये पी ऑर्बिटल है, बस इतना ध्यान रखना आपको। डी ऑर्बिटल डबल डम्बल आपने सुना होगा, 4 लोब्स होते हैं और इनको कहा जाता है लोब, लोब्स, इनको कहा जाता है लोब। तो डी ऑर्बिटल के अंदर 4 लोब होते हैं, एस ऑर्बिटल के अंदर, सॉरी, एस ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है, सिमेट्रिकल अबाउट द न्यूक्लियस, देखिए चारों तरफ क्लाउड सेम है। और पी ऑर्बिटल जो है वो, इसका नाम क्या होता है, प्रिंसिपल, एस पी डी एफ, शार्प, सॉरी शार्प, उसके बाद प्रिंसिपल, उसके बाद डिफ्यूज्ड और फंडामेंटल। फंडामेंटल मैं अक्सर लोगों को कहता हूं कि आप अगर इमेजिन करना चाहें तो एक प्रॉपर छाता है जो बारिश को पूरी तरह से रोक सकता है, तो उस प्रॉपर छाते वाले पार्ट को हम कहते हैं एस। एस सबसे एक नया एकदम बढ़िया वाला छाता जो अपना काम अच्छे से कर रहा है, अम्ब्रेला, इंग्लिश में अम्ब्रेला बोलते हैं। अच्छा, पी क्या होता है सर? पी होता है छाता ही है बट थोड़ा बड़ा छाता है, तो थोड़ा थोड़ा इससे कम, मतलब आप थोड़ा सा भीग सकते हैं, आप कोई पूरी तरह से इसे बचा के नहीं रख सकता है बारिश के अंदर। डिफ्यूज मतलब मैं कहता हूं ए छाता विथ अ लॉट ऑफ छेद, इसमें बहुत सारे छेद होंगे जहां से मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स निकल के बाहर चला जाएगा, इसलिए इसका नाम है डिफ्यूज्ड। और फंडामेंटल, फंडामेंटल क्यों कहते हैं सर इसको? क्योंकि यह एक छाता विथ नो कपड़ा, उस छाता में सिर्फ वो लोहे की जो कमानी आती है वो है, कपड़ा है ही नहीं, तो आप उसको लेके बारिश में निकलोगे तो पूरा भीग जाओगे। अब आपको पता होना चाहिए कि न्यूक्लियस से मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स निकलती है हर डायरेक्शन में, तो सारे ऑर्बिटल्स मिलके शील्ड करते हैं, किसको शील्ड करते हैं? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को, ताकि वो अट्रैक्शन में ना आ जाए। उसके रिस्पेक्ट में मैं आपको बता रहा हूं कि एस ऑर्बिटल इज अ प्योर न्यू छाता,
पी ऑर्बिटल इज अ छाता बट अ बिगर छाता। उसके बाद डी ऑर्बिटल छाता विद लॉट ऑफ छेद, तो काफी सारा पानी अंदर आ जाएगा। जैसे न्यूक्लियस से डी ऑर्बिटल जैसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में आएगा वैसे ही काफी सारे मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स बाहर बाउंड्री तक पहुंचने लगते हैं। और एफ ए छाता विथ नो कपड़ा, मतलब इसको ऑर्बिटल कहना ही गलत बात है। स्क्रीनिंग शील्डिंग में इसका योगदान ना के बराबर होता है। अगर आप बोलेंगे ऑर्डर ऑफ डिफ्यूजिवनेस, डिफ्यूजिवनेस मतलब कि कौन सा ऑर्बिटल कितना ज्यादा बाहर जाने देता है मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स को, तो मैं कहूंगा एस सबसे बढ़िया शील्डिंग करता है, एकदम प्यारा सा ऑर्बिटल है। उसके बाद आ जाएगा पी, उसके बाद डी, और काफी कम हो जाता है एफ का। अगर और अच्छे से मैं लिखूं तो एस का सबसे ज्यादा, फिर पी का, पी से बहुत कम डी का, और बहुत ज्यादा कम एफ का। ये ऐसे सेंस में फील करने के लिए कि ऑर्डर ऑफ डिफ्यूजिवनेस क्या होता है। तो इन शेप्स को समझना बड़ा जरूरी है आगे जो हम पढ़ने वाले हैं। आपने कहा अच्छी बात है सर, जरा गौर से देखते हैं। फेज क्या होता है अभी थोड़ी देर में बताऊंगा आपको। वेव का फेज क्या होता है, अभी 3 बात बताई, ये सारे ऑर्बिटल्स पहचाने गए। आपने कहा ठीक है, आगे बढ़िए, फटाफट आगे बढ़िए। चलिए, अब फेज की कहानी आई तो ऑर्बिटल्स विच आर इन सेम फेज, orbitals which are in same phase should be overlapping with each other, overlapping with each other। आपने कहा क्या बात कर रहे हो सर? जैसे मान लीजिए कि आपका अभी अभी मैंने आपको बताया है कि 2 तरह के बॉन्ड होते हैं बेसिकली। अगर हम बात करें कि टाइप्स ऑफ ओवरलैप की, टाइप्स ऑफ ओवरलैप की, तो आपने कहा सर पढ़ा दीजिए एक बार। तो अगर हम देखें यहाँ पर तो ओवरलैप 2 तरीके से हो सकते हैं। एटम 2 तरीके से ओवरलैप कर सकता है ऑर्बिटल के थ्रू। एक तो होता है एक्सियल और हेड ऑन ओवरलैप, मतलब कि सर से सर टकरा देने वाला ओवरलैप, एक्सियल और हेड ऑन ओवरलैप। आपने कहा ये क्या होता है? मान लीजिए इधर से एस आया और इधर से दूसरा एस ऑर्बिटल आया ऐसे, और दोनों ने क्या किया सर? ओवरलैप किया। दोनों ने ओवरलैप किया तो ये सामने सामने से टकरा गए बेचारे, ये आपको ओवरलैपिंग एरिया मिल गया। कुछ बच्चे थोड़े कंफ्यूज होंगे जो 11th में नया नया पढ़ रहे हैं, वो सोच रहे होंगे सर ऐसे हम लोग के किताब में बना हुआ है, ऐसा, फिर दूसरे में ऐसा, और यहाँ पर 2 ऐसे बने हुए हैं, और फिर दिस इज द रिप्रेजेंटेशन। दोनों सही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। मैंने बोला ऑर्बिटल स्पिन हैज टू बी कैंसिल्ड आउट। ये ऊपर की तरफ है मतलब ये प्लस हाफ स्पिन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये नीचे की तरफ है मतलब माइनस हाफ, दोनों कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे आपका बन गया बॉन्ड। आपने कहा अच्छी बात है सर। एस ऑर्बिटल में तो कोई दिक्कत नहीं। पी में देखिएगा, हमने आपको बोला कि पी ऑर्बिटल जो होता है उसका ये पॉजिटिव वेव फेज अगर है तो ये निगेटिव वेव फेज है। तो अ पॉजिटिव पार्ट ऑफ द वेव फेज मस्ट ओवरलैप विथ पॉजिटिव पार्ट ऑफ द वेव फेज ओनली। ध्यान रखिए, ये दोनों जब ओवरलैप करेगा तो देखिए फिर सर से सर टकरा रहा है, तो ये कैसा ओवरलैप? ऑब्वियसली एक्सियल और हेड ऑन। तो इस तरह के ओवरलैप से देखिए ये भी एस ऑर्बिटल, ये भी एस ऑर्बिटल, तो इसको कहते हैं एस एस वाला सिग्मा। आपने कहा ठीक है। अब पी ओवरलैप करेगा तो दिस विल बी कॉल्ड, ये ऑर्बिटल दिखेगा कैसा? बहुत ध्यान से देखिएगा, बड़ा प्यार से देखिए, इतना ओवरलैप एरिया मिला है। पिक्चर में आपको नहीं दिखाया जा सकता, बट एक्चुअल में आप फील कर सकते हैं कि पी ऑर्बिटल की लॉन्जिटिविटी ज्यादा होती है, लंबाई ज्यादा होती है, तो ये ज्यादा अंदर तक ओवरलैप कर पाएगा। अगर मैं उतना एक्यूरेट बनाऊं, जो कि बोर्ड पे बनाना थोड़ा मुश्किल है, तो आप देखिए दिस इज द ओवरलैप। ये हो गया आपका नोड, ये नोड, और यहाँ पर देखिए ये आपको ओवरलैप एरिया मिल गया। सेम यहाँ पर भी आप इस ओवरलैप एरिया की जगह 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे बना सकते हो। आपने कहा अच्छी बात है सर। अब पॉजिटिव देखिए, फेज सेम ओवरलैप करता है, स्पिन उसमें अपोजिट होता है, तो इसमें अगर इलेक्ट्रॉन के थ्रू मैं दिखाऊं तो ये ऊपर होगा तो ये नीचे होगा। मैं आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा, तो आप सिर्फ फेज के फॉर्म में याद रखिए कि पॉजिटिव फेज भी ओवरलैप विद द पॉजिटिव फेज। आपने कहा ठीक है। अगर ऐसा हो जाए मेरे बच्चों कि ये पी ऑर्बिटल तो ऐसे है पॉजिटिव निगेटिव, और इसके सामने जो ऑर्बिटल आएगा ओवरलैप करने के लिए वो निगेटिव और पॉजिटिव हो, तो इसका पॉजिटिव फेज इसके निगेटिव फेज के साथ कभी ओवरलैप नहीं करेगा, क्योंकि इसमें भी वही स्पिन होगा इलेक्ट्रॉन का जो इसमें होगा। तो आपने कहा ठीक है, यहाँ पर क्या लिखेंगे? यहाँ पर हमको लिखना होगा नो बॉन्ड फॉर्म्ड, कोई बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा। तो अगर ऐसे ऑर्बिटल को बोलोगे तो ये एस एस सिग्मा हो गया, तो ये दोनों पी ऑर्बिटल है, ये भी पी है ये भी पी है, तो ये जो बॉन्ड बनेगा इसको क्या बोलोगे? पी पी वाला सिग्मा। और अगर ऐसा हो जाए ये एस और एस के साथ अगर पी ओवरलैप कर जाए तो ये तो पूरा ही सिमेट्रिकल है, इसके अंदर तो नोड्स होते ही नहीं है, ये नोड्स नहीं है, इसका मतलब इसका पूरा ही फेज पॉजिटिव होता है।
तो आपने कहा ठीक है, ये तो ऑलवेज एक्सियल या हेड ऑन ओवरलैप ही करेगा। तो इसका जो पिक्चर आप देखोगे तो आपको कुछ इस प्रकार का दिखेगा, और यहाँ पर देख लीजिए कि ये आपको ओवरलैपिंग एरिया मिल गया है। इसको कौन सा बॉन्ड कहोगे? इसको आप कहोगे sp सिग्मा। बहुत ध्यान से देखिएगा, एक्सियल और हेड ऑन ओवरलैप से सदैव, एक्सियल और हेड ऑन ओवरलैप से हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनते हैं, प्रोवाइडेड कि सेम फेज ऑफ द वेव मस्ट बी ओवरलैपिंग, सेम फेज ऑफ द वेव मस्ट बी ओवरलैपिंग। ध्यान से आपने देखा, ठीक है, पॉजिटिव से पॉजिटिव, निगेटिव से निगेटिव, आपने कहा ठीक है सर। अगर हम देखें यहाँ पर कि और क्या हो सकता है सर, तो यहाँ पर तीनों का अगर हम बोले स्ट्रेंथ की बात करें, स्ट्रेंथ, तो सबसे तगड़ा कौन होगा? यहीं पर कुछ लोग फंस जाता है कि सर सबसे बड़ा तो दिख रहा है एस, तो याद रखिएगा कि एस सबसे सबसे छोटे होते हैं और इसका न्यूक्लियस बड़ा जल्दी से पास में आ जाता है। तो जैसे थोड़ा सा पेनिट्रेशन अंदर होगा तो न्यूक्लियर रिपल्सन विल कम इनटू पिक्चर। यू कैन रेफर टू द फर्स्ट लेक्चर ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, जहां मैंने आपको कोवेलेंट बॉन्ड को का बनना दिखाया था। तो स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर होगा, स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ है, ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ व्हाट, ऑफ सिग्मा बॉन्ड, आप कहेंगे कि सबसे तगड़ा होता है पीपी सिग्मा। काहे की लॉन्जिटिविटी, लंबाई ज्यादा होती है तो ज्यादा अंदर तक पेनिट्रेशन हो पाता है। 33.33% क्लाउड ओवरलैप एरिया आसानी से मिल जाता है। पीपी सिग्मा के बाद होगा एसपी सिग्मा, और सबसे कम ओवरलैप मिलता है एसएस सिग्मा में, ड्यू टू छोटा साइज एंड न्यूक्लियर रिपल्सन बहुत जल्दी पिक्चर में आ जाएगा। इस वजह से बहुत ही ध्यान से देखिएगा, मैं फिर से एक बार कह रहा हूँ कि पीपी सिग्मा सबसे तगड़ा, देन एसपी सिग्मा, और सबसे खराब एसएस सिग्मा। आपने कहा कि ठीक है सर, और मैं ये चाहता हूं कि मैं सेपरेटली ही पढ़ाऊं। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा जगह है तो मैं लिख ही देता हूं। अगर यहाँ पर लेटरल और साइडवेज ओवरलैप को, बहुत ध्यान से सुनना है बच्चों, लेटरल और साइडवेज ओवरलैप ध्यान से देखना है। लेटरल का मतलब है कि तिरछा या परपेंडिकुलर या साइडवेज ओवरलैप हो तो क्या होगा सर? तो इस केस में जो बॉन्ड बनेगा उसको हम लोग बोलते हैं पाई बॉन्ड। बहुत ही ध्यान से सुनने की आवश्यकता है। बाय द एक्सियल या हेड ऑन ओवरलैप सिग्मा बॉन्ड विल बी फॉर्म्ड, एंड बाय द लेटरल और साइडवेज ओवरलैप पाई बॉन्ड विल बी फॉर्म्ड। कैसे कैसे पाई बॉन्ड बनते हैं सर? चलिए दिखाता हूं मैं आपको। तो पाई बॉन्ड, एस ऑर्बिटल कभी पाई बॉन्ड नहीं बना सकता बेचारा, क्योंकि सिमेट्रिकल होता है। देखिए यहाँ पर, ये देखिए, ये हमारा मान लीजिए कि एक ऑर्बिटल है पी, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव फेज है। ये प्लस और माइनस साइन पे घबराना नहीं है, ये फेज को रिप्रेजेंट करता है। और वीबीटी कहता है कि सेम फेज ऑफ द वेव विल ओवरलैप। तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ ओवरलैप किया, निगेटिव निगेटिव के साथ। तो ये कैसा ओवरलैप है? ये ऐसा है कि आप किसी से साइड से ऐसे गले मिल रहे हो। तो भाई स्ट्रेंथ, जो आपका एक्चुअल दोस्त होता है उससे कैसे गले आप मिलते हो? जो एक्चुअल दोस्त होता है उससे आप सामने से ऐसे गले मिलते हो जाकर, एकदम प्यार से। और जो ऐसे ही कैजुअल दोस्त है उससे कैसे मिलते हो? ऐसे साइड से हाथ डाल के मिलते हैं, नहीं मिलते हो। तो ये साइड से हाथ डाला हुआ है। तो जब ये दोनों मिलेगा तो इनका जो बॉन्ड बनेगा, अगर आप गौर से देखें तो ये हो गया एक पी और ये हो गया देखिए दूसरा पी। तो अब ऑब्वियसली यहाँ पे थोड़ा सा ओवरलैप मिल रहा है और यहाँ पे थोड़ा सा ओवरलैप मिल रहा है, और ये नोड है इसका, ये नोड है। अब मैं अगर आपको थोड़ा सा क्लैरिटी के साथ दिखाऊं तो आप देखिए, ये मैं एक प्लेन ड्रॉ कर रहा हूँ। आई एम ड्रॉइंग अ प्लेन। जब भी आप 3 डायमेंशन को 2 डायमेंशन में बनाए, यानी हमारा बोर्ड 2 डायमेंशनल है, हम इस पे 3 डायमेंशनल चीज बनाना चाहते हैं, तो आपको ये लाइन को 15 डिग्री के आसपास हॉरिजॉन्टल से उठा देना होता है। तो अपने आप आपका ज्योमेट्री पूरा शिफ्ट हो जाएगा 3 डायमेंशन में। आपने कहा ठीक है सर। और इसकी क्या बात कर रहे हो? बात ये कर रहा हूं मैं कि अगर मान लीजिए 2 कार्बन है और पाई बॉन्ड बना रहे हैं, तो एक कार्बन यहाँ है, दूसरा कार्बन यहाँ है, तो ये दोनों कार्बन इस प्लेन में सोया हुआ है। मान लीजिए मेरे हाथ तक हथेली पे सोया हुआ है एक कार्बन, दूसरा कार्बन। तो इस कार्बन का पाई बॉन्ड ऊपर है और इसका देखिए क्लाउड नीचे है। फिर सॉरी, पी ऑर्बिटल ऊपर और नीचे लोब्स, इसके भी ऊपर और नीचे लोब्स, और ये ऐसे ओवरलैप कर रहे हैं। तो मॉलिक्यूल मेरा किस प्लेन में? मॉलिक्यूल मेरे हथेली पे है, और क्लाउड का ओवरलैप एबव एंड बिलो द प्लेन हो रहा है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, जिस प्लेन में मॉलिक्यूल है उसके एबव एंड बिलो क्लाउड का ओवरलैप हो रहा है, लेकिन उस प्लेन में क्लाउड का ओवरलैप नहीं है। जिस प्लेन में मॉलिक्यूल उस प्लेन में ओवरलैप नहीं, जिस प्लेन में ओवरलैप उस प्लेन में मॉलिक्यूल नहीं। आपने कहा अच्छी बात। तो यहाँ देखिए, ये कार्बन दोनों इस प्लेन में सोए हुए हैं और इसका क्लाउड ऐसे था, इसका क्लाउड ऐसे था।
इसका क्लाउड ऐसे ऐसे। तो चूंकि मेरे को बोर्ड पे दिखाना है तो मैं ऐसे दिखा रहा हूँ कि देखिए यहाँ पर ओवरलैप ऐसे होगा, यहाँ पर ओवरलैप ऐसे होगा, प्रोवाइडेड कि फेज ऑफ द वेव सेम होने चाहिए, पॉजिटिव के सामने पॉजिटिव, निगेटिव के सामने निगेटिव। आपने कहा ठीक है। तो ये जो शेप बनता है आप गौर से देखिए, तो ये पाई जैसा बनता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ पाई बॉन्ड। और ये जो प्लेन बना आपका, जिस प्लेन को मैं अभी हैचिंग करके थोड़ा सा और बढ़िया से दिखा देता हूँ, ये जो प्लेन बना, इसी प्लेन को हम कहते हैं मॉलिक्यूलर प्लेन। इसी प्लेन में आपका मॉलिक्यूल है, क्योंकि एटम्स तो इसी प्लेन में है, इसी प्लेन को हम बोलते हैं नोडल प्लेन। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इनको नोड्स कहा जाता है। तो जिस प्लेन में ये दोनों नोड्स होते हैं मेरे बच्चों, उस प्लेन के एबव और बिलो क्लाउड ओवरलैप करता है। तो मॉलिक्यूलर प्लेन और नोडल प्लेन। आपने कहा ठीक है। ये कौन से पाई हो गए आपके, इसका ये भी है पी, अगर ये पी वाई है तो ये पी वाई है, तो ये भी पी वाई है, क्योंकि इसका भी ओरिएंटेशन परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर। तो इसको बोलेंगे हम पी पी पाई। थोड़ा और स्पेसिफिक हो जाए तो पी वाई पाई। सर ये जेड होता तो, क्योंकि एक्स वाई जेड क्या होता है, अगर आपने एक्स एक्सिस के लॉन्ग बना दिया तो ये है आपका पी एक्स, यही सेम ऑर्बिटल अगर वाई एक्सिस के लॉन्ग बना दिया तो ये आपका पी वाई, और यही अगर जेड एक्सिस के लॉन्ग है तो ये है आपका पी जेड। तो ये कोई भी हो सकता है, पी एक्स पाई भी बन सकता है, पी वाई पाई भी बन सकता है, पी जेड पाई भी बन सकता है, लेकिन पी वाई पाई नहीं होगा। ध्यान से सुनिएगा, तीनों पी सबसेल के अंदर तीन ऑर्बिटल होते हैं, पी एक्स पी वाई पी जेड, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो जो दोनों समान ऑर्बिटल होंगे वही हमेशा साइडवेज ओवरलैप के लिए आगे आएंगे। आपने कहा ठीक है। अब ये जो है, ये इस केस में आपका मान लीजिए कि पी पी पाई बना है। दूसरा केस देखिए साइडवेज ओवरलैप का, मेरे को रब कर ही देना चाहिए था, क्योंकि थोड़ा सा ज्यादा हमको लग रहा है कि वो दिख रहा होगा आपको। थोड़ा सा कर देता हूँ मेरा, मैं उसको दोबारा से कर देता हूँ। आप देखिए, एक तो समझ लिया आपने कि एक्सियल और हेड ऑन ओवरलैप से तीन तरह के सिग्मा बनते हैं, पीपी सिग्मा, एसपी सिग्मा और एसएस सिग्मा। पीपी सिग्मा, एसपी सिग्मा और एसएस सिग्मा। सबसे तगड़ा वाला कौन, पीपी सिग्मा, क्योंकि लॉन्जिटिविटी लंबाई ऑफ द ऑर्बिटल ज्यादा है, पेनिट्रेशन ज्यादा होता है, ओवरलैपिंग ज्यादा मिलती है। और अगर साइडवेज या लेटरल ओवरलैप होगा तो पाई बॉन्ड बनेगा। मैं पाई बॉन्ड को एक बार डिटेल में क्लैरिफाई कर देता हूं, ताकि बोर्ड पर दिखे भी वो चीज, विजुअलाइजेशन की आवश्यकता है। थोड़ा सा तो है कि भैया मॉलिक्यूल किसी और प्लेन में और ओवरलैप किसी और प्लेन में। चलिए अच्छी बात है, इसको भी देख लेंगे क्या ही है। चलिए, तो हम लोग बात करने वाले हैं, कर रहे थे लेटरल और साइडवेज ओवरलैप की। आपने कहा हाँ सर यही तो कर रहे थे, और जब से शुरू हुआ चीजें थोड़ी कम समझ में आई। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आ जाएगी। हमने अभी अभी आपको बताया है कि आपके जो पी ऑर्बिटल्स होते हैं वो ऐसे होते हैं। ये देख लीजिए, ये एक्स एक्सिस माने अगर हम, तो वाई भी हो सकता है। अच्छा चलिए कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, हम इसको मान रहे हैं एक्स, ये है वाई, ये एक्स है तो ये एक्स डैश है, वाई है तो वाई डैश है, और ये जेड है तो जेड डैश है। तो देखिए ये जो आपका ऑर्बिटल बनेगा ये हो गया पी जेड, ये हो गया आपका पी वाई, और ये हो गया आपका पी एक्स। मतलब तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, इसीलिए परपेंडिकुलर वाले आपस में कभी मिल करके बॉन्ड नहीं बनाएंगे। चलिए, लेटरल और साइडवेज ओवरलैप कराना था तो हमने पहला आपको कंडीशन पढ़ा दिया था कि पहला था आपका पी पी पाई। हमेशा पाई बनेगा, हमेशा पाई बनेगा। पी पी पाई मैंने आपको बताया कि एक क्लाउड ऐसे, विजुअलाइजेशन के लिए मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, अदरवाइज आपको पता है ये पॉजिटिव या निगेटिव। ये पॉजिटिव निगेटिव क्या है, फेज ऑफ द वेव। दोनों जब मिलेगा तो आपको जो बॉन्ड मिलेगा वो कुछ इस तरह से दिखेगा। ये इसका नोड है, ये इसका नोड है। नोड जिस प्लेन में होता है उसके एबव और बिलो क्लाउड ओवरलैप करता है। आपने कहा ठीक है, अच्छी बात है। अगर हम इसको अलग अलग दिखाते हैं तो ऐसे दिखाते हैं, ऐसे, ये इससे ओवरलैप किया, इससे ओवरलैप किया, साइडवेज ओवरलैप है बस। आपने कहा अच्छी बात है। दूसरा है डी पी पाई। तो डी और पी आपस में ओवरलैप कर सकता है, बिल्कुल करेगा, साइडवेज ही कर सकता है, ये कभी भी हेड ऑन या एक्सियल ओवरलैप नहीं करेगा। इसके डी ऑर्बिटल के देखिए चार लोब हो गए आपके, चार लोब, और इसी पर, और यहां पर आ जाएगा पी ऑर्बिटल। ये पॉजिटिव तो ये पॉजिटिव, ये निगेटिव तो ये निगेटिव। आपने कहा ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये दोनों को ओवरलैप करना है सर, तो यहाँ नीचे देखिए ये कैसा दिखेगा आफ्टर द ओवरलैप। ये इसके लोब्स डी ऑर्बिटल के डबल डंबल शेप या चारों लोब, और पी देखिए यहाँ ओवरलैप कर रहा है।
और यहाँ पर आपको मिल गया वो एरिया जिसकी हम लोग बात कर रहे थे। तो ये कैसा पाई है, ये है डी पी पाई। अब खुद आप सोच के देखिए कि इसमें ज्यादा ओवरलैप एरिया मिलेगा कि इसमें, इसमें या इसमें। ऑब्वियस सी बात है कि इसमें ज्यादा मिलेगा, क्योंकि सेम ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे थे। इसमें एक डी के दो लोब्स के साथ ही ओवरलैप कर रहा है। यहाँ पर आइए, डीपी पाई के बाद आपने डी डी पाई। अच्छा सर ये भी होता है क्या? ठीक है। अब डी डी पाई में सर दो केसेस हैं। देयर आर टू केसेस इन डी डी पाई। व्हाट आर द केसेस? कि पहला केस है कि आपका जो डी सबसेल है उसके दो लोब्स ओवरलैप करें, ओवरलैपिंग ऑफ टू लोब्स, दो लोब्स ओवरलैप करें। और एक केस है जहां चारों के चारों ओवरलैप कर जाए, ओवरलैपिंग ऑफ फोर लोब्स। इसको कई किताबों में डेल्टा बॉन्ड भी कहता है। बहुत बहुत ध्यान से सुनने की जरूरत है सर, बहुत ध्यान से। केमिस्ट्री में देर आर अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। वन इज द कंटेंट। द कंटेंट हैज टू बी कंप्लीट, प्रॉपर, then only you will start visualization. And if you start with visualization once, then half of the work will be done. Mind my word. जैसे ही आपने विजुअलाइज करना शुरू कर लिया ना, तो मजा आ जाएगा, क्योंकि रटा नहीं जा सकता यार। इनॉर्मस कंटेंट है, ह्यूज कंटेंट है। हाउ विल यू मेमोराइज? ये 10th क्लास नहीं है जहां पर आपका 20 पेज में साइंस खत्म हो गया था। यहाँ एक चैप्टर की प्रॉपर एक कॉपी बन जाती है, आप मानो। आपने कहा ठीक है, देखो जरा। अब क्या है कि ओवरलैपिंग ऑफ टू लोब्स है, तो डी डी पाई है, मतलब एक डी आएगा और उसके सामने दूसरा भी कौन सा ऑर्बिटल है? आपने कहा सर दूसरा भी डी ही आएगा, नाम से ही पता चला डी डी के साथ ओवरलैप करेगा। तो ये दोनों जब पास आएंगे तो ये इसके साथ देखो इंटरेक्शन कर जाएगा, ये इसके साथ करेगा। तो फाइनल कैसा दिखेगा पिक्चर में सर? फाइनल पिक्चर में इसका एक लोब, दो लोब, तीन और चार लोब। इसका भी देखिए एक लोब, इसका भी देखिए दो लोब, इधर वाला तीन, इधर वाला चार। तो यहाँ पर देखिए मिल गया ना ओवरलैप एरिया आपको 33% के आसपास। हाँ सर मिल गया। इसी को बोलते हैं डी डी पाई, लेकिन कितने लोब के साथ? टू लोब के साथ। और यहां पर देखिए ऑर्बिटल ओवरलैपिंग ऑफ फोर लोब्स, मतलब बहुत प्यार से सुनिएगा। अच्छा, एक फूल इमेजिन करिए, एक फूल मैं बना ही देता हूं, अगर मैं बना सका तो देखिएगा थोड़ा सा। इस प्लेन को जरा इमेजिन करिए। ये एक आपका प्लेन है सर। आपने कहा हाँ सर ये एक प्लेन है, वन स्लाइस 3 डायमेंशन में। और ये जो है आपका दूसरा प्लेन है मेरे बच्चों। आपने कहा कि हाँ सर ये भी थोड़ा थोड़ा दिख रहा है प्लेन हमको। अब डी ऑर्बिटल अगर एक प्लेन में हो तो कैसा दिखेगा? एक लोब देखिए यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ। तो ये ऐसा नहीं दिख रहा है आपको कि चार फूल, ऐसा एक फूल है और इस फूल के ठीक नीचे एक फूल आ जाए। जैसे मैं यहाँ पर कहूँ ये मेरा हाथ है, ये 4 उंगलियां हैं, ये 4 उंगलियां। तो ऐसे नहीं बनता है बॉन्ड कि एक के पीछे एक आ जाए, नहीं, क्योंकि रिपल्सन बढ़ जाएगा, हल्का सा टिल्टेड होगा। इसके गैप में ये उंगलियां आ रही होंगी ऐसे, लेकिन चार के चार लोब एक दूसरे से साइडवेज ओवरलैप करेंगे। हेड ऑन नहीं, हेड ऑन नहीं, कभी नहीं, संभव ही नहीं। कैसे करेंगे? साइडवेज। तो साइडवेज ओवरलैप करेंगे। तो जरा देखिए यहाँ पर ऊपर में बन गया एक फूल और नीचे में यहाँ देखिए तो यहाँ भी एक लोब, दो लोब, तीन लोब और चार लोब। अब जो जिस पोजीशन पे वो अपने वाले से ही ओवरलैप करेगा। तो ये वाला जो है आप साइड वाले से कर लिया, आपने कहा यस सर। ये पीछे वाला जो है ये पीछे वाले से कर लिया, पीछे वाला। ये आपको लग रहा होगा कि सामने वाला है, चलो पहले सामने वाला का ओवरलैपिंग करा लेते हैं, फिर पीछे वाला कराएंगे। ये सामने वाला सामने वाले से किया, अब पीछे वाला पीछे वाले से किया, और ये वाला पीछे वाला पीछे वाले से कर चुका था। तो ये आगे वाला मेरे बच्चों आगे वाले से करेगा। देखो विजुअलाइजेशन थोड़ा 3 डायमेंशन में दिक्कत है। आप जब देखेंगे Re2Cl8 2-, इस कंपाउंड का नाम है रेनियम ऑक्टाक्लोराइड मेरे बच्चों। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड रेनियम ऑक्टाक्लोराइड। बहुत बहुत ध्यान से देखिएगा। इस बॉन्ड को कभी कभी चूंकि चारों लोब इन्वॉल्व होते हैं, दिस इज ऑल्सो नेम्ड एज डेल्टा बॉन्ड इन सम बुक्स। डेल्टा बॉन्ड इन सम बुक्स। ऑब्वियस सी बात है कि स्ट्रेंथ किसका ज्यादा, सिग्मा की पाई? तो सर पहले से पता है ना कि सिग्मा में ओवरलैप ज्यादा होता है, तो सिग्मा बॉन्ड्स आर मोर पावरफुल देन पाई बॉन्ड्स। सिग्मा बॉन्ड्स आर मोर पावरफुल देन पाई। अब एक कॉन्सेप्ट होता है यहाँ, आप कभी कभी ना घबरा जाते हैं, चलिए उससे भी आगे बात करते हैं।
द थिंग इज कि आप जब किसी से मिलते हो तो आप क्या करते हो? जब आप किसी से मिलते हो तो आप पहले हाथ मिलाओगे, अगर हाथ और गला दोनों मिलना है, कॉमन सेंस की बात है, आप चलते चलते गए तो आप पहले हाथ मिलाओगे, बाद में गले मिलोगे। ऐसा होगा कि नहीं होगा? आपने कहा होगा सर। ऐसा तो नहीं होगा कि मूर्खों की तरह पहले गले मिल लिए बाद में हाथ मिलाना। सर ये पीछे हट गई, कौन सा बात हुआ? इसका मतलब जो हाथ मिलाना है, तो एक हाथ अगर सामने से आया तो दूसरा हाथ भी ऐसे आएगा, सामने से और सामने से। तो अगर दोनों हाथ सामने से आ रहे हैं, इसका मतलब ये एक्सियल या हेड ऑन कोलिजन है। देखिए गौर से देखिए, दो एटम जो बॉन्ड बना रहे हैं, द फर्स्ट बॉन्ड फॉर्म्ड विल बी द सिग्मा बॉन्ड। जो पहला बॉन्ड उन दोनों के बीच में बनेगा वो सिग्मा बनेगा। पहले हाथ मिलाएंगे दोनों और फिर गले मिलेंगे, ऐसे ऑब्वियसली साइड से मिलेंगे। तो द फर्स्ट बॉन्ड फॉर्म्ड विल बी द सिग्मा बॉन्ड एंड द सेकेंड बॉन्ड विल बी द पाई बॉन्ड। तो अगर आपको कहीं पर भी, जैसे मानिए सी सिंगल बॉन्ड सी लिखा है, मतलब ये सिग्मा बॉन्ड है, एक्सियल या हेड ऑन ओवरलैप से बना होगा। अभी पूरा क्लियर करूंगा। दूसरा, अगर मान लीजिए कहीं सी डबल बॉन्ड सी लिखा है, इसका मतलब पहला बॉन्ड तो पक्का सिग्मा होगा, जो बच गया वो क्या होगा? पाई होगा। आपने बोला हाँ सर। और तीसरा देखिए, अगर सी ट्रिपल बॉन्ड सी है मेरे बच्चों, तब क्या होगा? पहला बॉन्ड तो सिग्मा पक्का होगा, दूसरा भी पाई और तीसरा भी पाई। मतलब हाथ एक बार मिलाया आपने और गले दो बार मिल रहे, ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन पहले हाथ मिलाया जाता है तब गले मिलाया जाता है। ठीक है सर। तो अभी तक आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो गया है। मैं एक बार समराइज करूंगा जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है, उसको मैं एक बार समराइज करूंगा, देन वी विल गो फर्दर। देन वी विल गो फर्दर। आपने कहा ठीक है सर, तो इसको मिटाते हैं। हमने देख लिया कि एक्सियल और हेड ऑन ओवरलैप से सिग्मा बनता है और साइडवेज ओवरलैप से पाई बनते हैं। साइडवेज ओवरलैप से पाई बनते हैं। आपने कहा कि हाँ सर देख तो लिया है। चलिए जल्दी से समराइज कर देता हूं। हमने देखा कि वीवीटी कहता है कि ऑर्बिटल्स कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन्स विल ओवरलैप टू फॉर्म अ बॉन्ड। मतलब स्टैंडर्ड जो क्लासिकल थियरी है, इलेक्ट्रॉनिक थियरी, उससे हट करके ऑर्बिटल के ओवरलैप के टर्म में इसने बॉन्ड फॉर्मेशन को बताया। सेकेंड बात, वही ऑर्बिटल बॉन्ड बना सकते हैं जिन ऑर्बिटल्स के अंदर सेम फेज ऑफ वेव ओवरलैप करे। अगर ऑपोजिट वेव फेज सामने आएंगे तो बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा। तीसरी बात कि हिटलर और लंदन ने इसका प्राइमरी एक अप्रोच बताया था हमको, जिसको पॉलिंग और स्लेटर ने फर्दर रिफाइन किया और उन्होंने इसके अंदर बहुत सारी चीजें ऐड की। जो एक्सियल और हेड ऑन कोलिजन है, एक्सियल या हेड ऑन अगर ओवरलैप होता है उस केस में सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अगर लेटरल और साइडवेज ओवरलैप होगा तो उस केस में पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। पाई बॉन्ड के बनने के दौरान मॉलिक्यूलर प्लेन या नोडल प्लेन, मॉलिक्यूलर प्लेन या नोडल प्लेन अगर ये है एक्स एक्स, तो क्लाउड वाई वाई में ओवरलैप करेगा या जेड जेड में ओवरलैप करेगा, एक्सेस में नहीं करेगा। जो मॉलिक्यूलर प्लेन होता है उसके परपेंडिकुलर प्लेन में क्लाउड ओवरलैप करता है। ये बात हम लोगों को वीवीटी से पता चली है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमें रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड भी बताता है। जैसे पीपी सिग्मा सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, देन एसपी सिग्मा, और सबसे वीक बॉन्ड एसएस सिग्मा है, क्योंकि छोटे साइज का होने की वजह से जैसे ही ज्यादा क्लोज आता है ऑर्बिटल, न्यूक्लियर रिपल्सन विल कम इनटू पिक्चर। और सबसे जरूरी बात जो आज आपको घर लेकर के जाना है, ये बात दिमाग में हमेशा रखना है, एंड द थिंग इज, हमेशा याद रखना है हम लोग को कि इलेक्ट्रॉनिक स्पिन मस्ट गेट कैंसिल्ड आउट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड। न्यूक्लियर स्पिन कैंसिल हो गया, सोने पे सुहागा है। अगर नहीं भी हुआ तब भी कोवेलेंट बॉन्ड बनने में कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए, नवरात्रि के अवसर पे आज के लिए बस इतना ही। मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। गुड नाइट।